हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, आज के क्लास में। और आज हम जो फाइनली बात करने वाले हैं ये होगा हमारा मनोविकृति में एक शब्द आता है मनोविदालिता, जिसको इंग्लिश में हम सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं या फिर सेट्सफ्रेनिया भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकार क्या है और इसके कारण क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के और इनके जो हैं रोकथाम के तौर तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसी के बारे में आज हम फाइनली बात करने वाले हैं। फिर आइए और जानते हैं कि आखिर जो सिजोफ्रेनिया है, जो मनोविकृति है, ये होता क्या है। लेकिन इससे पहले जो है हम मनोविकृति को जरूर पढ़ना चाहेंगे कि आखिर जो मनोविकृति होती है ये क्या होती है। तो मनोविकृति जो है एक प्रकार की बहुत ही गंभीर मानसिक विकृति है, जिसके अंतर्गत कई सारी विकृतियों की गणना की जाती है, जिसमें व्यामोह विकृति है, मनोदशा विकृति है, मनोविदालिता और भी कई सारी विकृतियाँ इसमें आती हैं। और इसी कारण जो है मनोविकृति को मनोविकृति विकृतियाँ भी कहा जाता है, जिसको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो सरासन ने जो है मनोविकृति का जो परिभाषा दिया है, उनके अनुसार जो है मनोविकृति वह स्थिति है या फिर वह विकृति है जिसमें व्यामोह, विभ्रम, असंगति, पुनरावर्तन, विचार विचलन, विचार संगति की स्पष्ट कमी, स्पष्ट जो है अतार्किकता और गंभीर रूप से जो है विसंगठित या फिर अथवा जो है केटाटोनिक व्यवहार देखे जाते हैं। जो मनोविकृति में जो है कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, आइए बोल रहे हैं उनको हम देख लेते हैं कि मनोविकृति के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला जो है संबंधित व्यवहार लक्षण, व्यवहार संबंधित जो लक्षण होते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। मनोविकृति से जो ग्रस्त रोगियों के व्यवहार में का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनका व्यवहार जो है बेढंगा, विचित्र और जो झुंझलाहटपन जो है उससे रिलेटेड होता है और एक दूसरे के लिए भी ये हानिकारक होते हैं। दूसरा है संवेगात्मक या फिर सामाजिक स्थिति विकृति। मनोविकृति के रोगियों में संवेगात्मक विकृति तथा जो है विकृत सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं। संवेगात्मक जो विकृति के अंतर्गत आशंका, उदासीनता या फिर विषाद की स्थिति, असंगति, संदेह, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, भाव शून्यता तथा उल्लास के लक्षण पाए जाते हैं और ये जो हैं थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। इसके बाद इनके अंदर व्यामोह भी होता है। व्यामोह जो है ये पीड़ा से भी व्यामोह हो जाता है या फिर प्रभाव का किसी चीज़ का व्यामोह पड़ जाता है, महानता का व्यामोह पड़ जाता है। तो जो व्यामोह है, अगर संदर्भ का व्यामोह उसे होता है तो इस रोग से ग्रस्त रोगी को यह गलत विश्वास हो जाता है कि दूसरे लोग जो है सदा उसी के बारे में बात करते हैं या फिर उसके संबंध में तरह तरह के झूठे प्रचार कर कर उसे बदनाम करते हैं। इसके कारण जो है वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है। और अक्सर ये जो बात होती है, अगर किसी दो व्यक्तियों के बारे में बात करके अगर कोई अचानक उसके तरफ देख ले तो उसको लगता है कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है, खास करके व्यामों में। इसके बाद जो है पीड़ा का व्यामोह हो जाता है। कई बार जो इस व्यामोह से ग्रस्त रोगी सदा यह अनुभव करता है कि दूसरे लोग उसे तरह तरह के कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है प्रभाव का व्यामोह, यानी डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस। इस लक्षण से जो है पीड़ित रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसका दुश्मन विविध प्रकार से जो है प्रलोभन देकर कभी अपने को या फिर किसी अलौकिक शक्ति से उसे प्रभावित समझने लगता है, या फिर जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है, उसको प्रभावित करना चाहता है। और ख़ास करके आजकल के गाँवों में जो है थोड़ा सा आपको ये वाली चीज़ें मिल जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत धारणा हो जाए तो उसमें झाड़ फूक में उसके लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, जबकि बात रियलिटी कुछ और होती है। तो कई बार जो है झाड़ फूक, मेरा मानना है भारत में रहते हैं तो चीज़ें सही भी हो सकती है, परंतु बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास में भी विश्वास करना बहुत ही बेकार सी चीज़ है। चीज़ों को सही और साइंटिफिक आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो समय है इसमें साइंटिफिक देखना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से, समाज में बने रहने के लिए, पूरी लाइफ में बने रहने के लिए। इसके बाद कई सारे लोगों को जो है महानता का व्यामोह हो जाता है। कई बार वो खुद को बहुत ही महान व्यक्ति समझने लग जाते हैं, कई बार तो ईश्वर का दूत वो खुद ही बन जाते हैं, कई बार ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं। तो कई सारे लोग खुद को ही भगवान बनाने लगते हैं। जैसे आज के समय में आप IITian जो बाबा हैं, एक बार मैं उनका देखा, मैं ही कल की अवतार हूँ, IITian बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हुए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु व्यामोह हो गया, दिक्कत ये है। और अगर आप सोचते हैं कि तुरंत इलाज कर दिया जाए या फिर मैं समझा के ठीक कर सकता हूँ, नहीं होगा भाई, उसमें समय लगेगा। और व्यक्ति जब तक खुद से इन चीज़ों का इलाज करवाना ना चाहे तब तक तो संभव ही नहीं है। परंतु जब वो चाहेगा कि हाँ हम इलाज करवाना चाहते हैं, तो वो डॉक्टरों को क्या है, सहयोग देता है अपने इलाज के लिए, और ठीक हो भी जाता है, परंतु समय लगता है। तो ये भी चीज़ है महानता का, या फिर उनको लगता है कि कोई पेटेंट वगैरह किसी ने चुरा वगैरह लिया है। इसके बाद आत्मनिंदा का भी एक व्यामोह हो जाता है। इस व्यामोह में जो है रोगी अपनी खुद ही निंदा करता है। वो अपने को पापी, कुकर्मी, निर्दम, अयोग्य और बुद्धिहीन समझता है और अपने संबंधियों से अपने को मार डालने के लिए प्रार्थना करता है। वो अपने जीवन को निरर्थक और महत्वहीन समझता है। तो यार मनोविकृति को याद रखना, ये सिंपल सी बात नहीं है। व्यामोह जो है ना, ये कई सारे लोगों को ख़त्म कर चुका है। तो इस चीज़ को आप भी याद रखना। हो सकता है आपके आसपास में भी वैसे लोग हों, और अगर सही तौर तरीके से इलाज कराया जाए तो सही भी हो सकते हैं। इसके बाद शून्यवादी का व्यायाम, इस प्रकार के व्यायामों से जो है ग्रस्त रोगी अस्तित्ववाद में विश्वास नहीं करता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि संसार में किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, वह शून्य में डूबा रहता है, यहाँ तक कि उसे अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं होता है। और उसे यह विश्वास घर कर जाता है कि उसकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है और उसकी वो आत्मा जो है शून्य आकाश में गैस रूप में घूम रही है। और जो चौथा है इसका कारण, या फिर यूं कहें कि स्मृति व्यामोह के जो लक्षण, स्मृति दोष भी इसमें पाया जाता है। मनोविकृति से पीड़ित रोगियों में स्मृति दोष पाई जाती है। रोगी को कुछ याद भी नहीं रहता, और या तो फिर वो कुछ याद रखता है, उसमें संबंधता नहीं होती है। इसके रोगी को पूर्व घटनाओं की बातों को याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। रोगी कल्पित घटनाओं को याद रखता है, कल्पना की गई बातों को याद रखता है और उसका वर्णन विस्तृत रूप से करता है। वास्तव में वर्णित घटनाएं कभी भी घटित होती ही नहीं है जो उसने वर्णन किया है। इसे मिथ्या रचना भी कहा जाता है। इसके बाद वास्तविकता से संबंध का विच्छेद उसे हो जाता है, वास्तविकता से कोई भी मतलब नहीं रह जाता, और ऐसी चीज़ें उसके लाइफ में हमेशा चलती रहती है। इसके कुछ कारण हैं, कई सारे कारण जो हैं, जैविक कारण भी होते हैं और रासायनिक कारण भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके होते हैं। कई बार तो ये जन्निक भी हो जाता है, कई बार चोट वगैरह लगने के कारण भी हो जाता है, और कई बार बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने से भी हो जाता है। तो ये थोड़ा इसके कारण के बारे में भी जान लेते हैं। सामान्य मनोविकृतियों का जो वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार से वे मानसिक रोग है जिनका मूल कारण आंगिक होते हैं। इसमें जो है मस्तिष्क क्षति, मदिरापान, सिफिलिस आदि जो है प्रमुख है। इस शारीरिक क्षति के कारण स्नायु तंतुओं के नष्ट हो जाने से अंतःस्नायु ग्रंथियों या फिर रक्त संचालन में जो है गड़बड़ी हो जाती है, जिससे इस प्रकार के रोग के विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं। दूसरे प्रकार वे मानसिक रोग हैं जिनका कारण दूषित वंशानुक्रम है तथा दुखद अनुभव होते हैं। इन्हें क्रियात्मक मनोविकृतियाँ भी कहा जाता है। यहाँ जो है मुख्य रूप से दो तीन प्रकार के जो हैं वो यूं कहे तो लक्षणों या फिर जो है मानसिक रोगों का जो है वर्णन हम करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो है मनोविदालता। और ये जो चैप्टर है मनोस्नायु विकृति या फिर स्नायु विकृति की, जो मनोविकृति की, ये
मनोविकलता हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम व्यामोह भी पढ़ेंगे, उत्साह विसार भी पढ़ेंगे। तो आइए और व्यामोह की जो है चर्चा हम शुरू करते हैं। और ये तो 8-10 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी, कोई बात नहीं, पर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आ ही रहा होगा, और कोशिश करेंगे कि इसको विस्तृत तरीके से जो है आपको जानकारी मिले, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कोशिश होगी कि जो भी जानकारी आपको मिले सटीक मिले, अच्छे मिले। पीछे ब्लैक बोर्ड तो नज़र नहीं आएगा, परंतु जो नॉलेज होगा वो बेहतरीन मिल जाए। मनोविकलता जो है, जिसको हम सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, एक गंभीर मनोविकृति है। पहले इसे जो है डिमेंशिया प्रेकोक्स भी कहा जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ ये मनोविच्छिन्नता से होता है, और ब्यूलर ने जो है 1915 ईस्वी में इसे सिजोफ्रेनिया नाम दिया था, जो आज तक प्रचलित है। आगे चल के हो सकता है इसका नाम चेंज भी हो जाए, क्योंकि मनोविज्ञान चूँकि है ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना उचित भी नहीं है, तो नाम चेंज भी हो सकता है आने वाले समय में। मनोविकलता का अर्थ क्या है, इसके बारे में आइए और देखते हैं। मनोविकलता वास्तव में मनोविकृति का एक प्रकार है। इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तित्व विभाजन। इस व्यक्तित्व विभाजन के कारण रोगी में गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक विकृतियाँ विकसित हो जाती है। रेबर ने 2009 में इसका जो परिभाषा दी अपने लिखी गई बुक में, उन्होंने कहा कि मनोविकलता अनेक मनोविकृतियों के लिए एक सामान्य लेबल है, जिसकी अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा व्यवहार विकृतियों के रूप में होती है। मनोविकलता के कुछ लक्षण हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके कारण पर जानेंगे, फिर उसका जो है इलाज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे। तो मनोविकलता के जो समान लक्षण है, इसमें संवेगात्मक विकृतियाँ होती हैं। मनोविकलता के रोगियों में संवेगात्मक उदासीनता की जो है प्रधानता होती है। वे बाह्य वातावरण तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, यानी सामान्य व्यक्ति की तरह वे सारे सुख दुख का अनुभव नहीं करते। उनके जो है संवेग वो मंद पड़ जाते हैं, और उनके सुख दुख की जो भावना है मंद तथा दुर्बल भी हो जाती है। वे किसी से बातचीत नहीं करते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु या फिर जो हानि है, उत्सव और संतान की सफलता आदि पर का प्रभाव जो है उन पर नहीं पड़ता है। यदि उनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वे सिर्फ एक झलक देखकर शीघ्र ही अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि उसके अंदर जो है सहानुभूति तथा कोमल भावनाएं, प्रेम और भी कई सारी चीज़ें हैं वो मर सी जाती है। तो उनमें जो है वो ना ही हंसने की जो है खुशी होती है, ना ही रोने का दुख होता है, ना ही हर्ष होता है, और ना ही उल्लास होता है। तो ये ऐसे रोगी जो हैं अपने प्रति भी उदासीन ही होते हैं, और वे भूख प्यास आदि के प्रति भी उदासीन होते हैं। उनको बहुत ही कम खाना, यदि दूसरे व्यक्ति उसकी ओर ध्यान ना दे तो खाने पीने के बिना भी मर जाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा है विघटित व्यक्तित्व, जिसको हम डिसोसिएटेड पर्सनालिटी भी बोलते हैं। इसके रोगियों में जो है भावनात्मक, जिसको हम अफेक्टिव बोलते हैं, या फिर हम बोधात्मक, जिसको इंटेलेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर क्रियात्मक, जिसको हम मोटर बोल सकते हैं, प्रतिक्रियाओं के बीच एकता तथा समन्वय की कमी होती है। दूसरे शब्दों में यदि इस लक्षण को व्यक्त करना चाहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके रोगी के अंदर जो है व्यक्तित्व घटना या विघटित विच्छिन्न हो जाता है, जिससे इंट्रासाइकिक एटैक्सिया भी इसे कहा जाता है। कुछ रोगियों में यह लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, बाकी सभी रोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा हो जाता है मानसिक ह्रास। इसके रोगी में जो है मानसिक ह्रास पाया जाता है। यह ह्रास धीरे धीरे होता है, और रोगी जो है ये प्रत्येक रोगी में कम या फिर अधिक मात्रा में पाया जाएगा ही जाएगा। मानसिक जो है ह्रास ये बुद्धि का प्रयोग करने से नहीं होता है, यानी बुद्धि का प्रयोग अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर उसके अंदर तो मानसिक ह्रास हो ही जाना है, बात तो नॉर्मल है। चौथा है विभ्रम, जिसको हम हेलोसिएशन बोलते हैं, हेलोसिनेशन। विभ्रम प्राय सभी रोगियों में देखे
जाते हैं। प्रायः वे कई प्रकार के होते हैं, श्रवण संबंधी, दृश्य संबंधी, स्पर्श संबंधी, ग्रहण संबंधी या फिर स्वाद, जिसको हम टेस्ट संबंधी बोलते हैं। इस रोग के प्रारंभिक अवस्था में दृश्य और श्रवण संबंधी विभ्रम अधिक होते हैं, परंतु उसमें जो है श्रवण संबंधी विभ्रम की प्रवणता अधिक होती है। वे प्रायः ईश्वर तथा किसी जीन के शब्दों का जो है सुनने का अनुभव करते हैं। उनके ये विभ्रम जो है दुखद होते हैं, और दृश्य संबंधी विभ्रम में ईश्वर, देवता और अपने मृत संबंधियों का दर्शन वे करते हैं। उनमें यह भी विभ्रम हो जाता है कि उनकी जो दुश्मन बिजली के तार से जहर देकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। स्वाद और गंध के भी विभ्रम उनमें पाए जाते हैं। वे समझते हैं कि उनके दुश्मनों ने उनकी हत्या करने के लिए खाने में विष तक मिला दिया है और तथा आसपास में विषैली गैसें भी छोड़ दी है। पांचवा है व्यामोह, जिसको हम डेलूशन बोलते हैं, डेलूजन। इस जो है इसके रोगी व्यामोह से मुक्त नहीं रहते हैं। वह विश्वास करते हैं कि उनके चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं और उन्हें हर तरफ से परेशान कर रहे हैं। वे व्यामोह जो है अव्यवस्थित रहते हैं। कैमरन ने जो है व्यामोह की परिभाषा दी है कि व्यामोह एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जो सामाजिक वास्तविकता के विरोध में, सामाजिक जो है वास्तविकता के विरोध करने पर भी वर्तमान रहता है। छठा है व्यवहार संबंधी विकृतियाँ। इसके रोगी का जो है व्यवहार ये स्त्रीकृत तथा जो है आवेगशील होता है। रोगी का जो है शरीर अकड़ा और तना हुआ रहता है। यदि वे बिना किसी कारणवश मुस्कुराते हैं तो बहुत देर तक मुस्कुराते रहते हैं, और यदि वे झुक जाते हैं तो घंटों तक झुके रहते हैं। तो ऐसा जब आप खास करके पागल खाना में जाओगे, या फिर यूँ कहें कि रांची चले जाओ, या फिर और भी कई सारे जो है चिकित्सालय जहाँ पे पागलपन का इलाज होता है, मेंटल जो है वो पेशेंट मिलते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब तो मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल जाता है, रांची में देखने को मिल जाता है, गोरखपुर में देखने को मिल जाता है, पटना में भी देखने को मिल जाता है। तो जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे ऐसे जो रोगी हैं, इन रोगियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके बाद है व्यवहार संबंधी विकृतियाँ। इसके रोगी का व्यवहार स्त्रीकृत और आवेगशील होता है। रोगी का जो है शरीर अकड़ा और तना हुआ रहता है। इसके बाद हो जाती है भाषा विकृतियाँ। इसके रोगी की जो है भाषा अव्यवस्थित होती है, उसके बोलने में भी गड़बड़ी देखी जाती है। इसके रोगी कभी कभी पूरी तरह मौन हो जाते हैं, गूंगे व्यक्तियों की भांति शांत रहते हैं और बहुत कम बोलते पाए जाते हैं। उनके मन में यह विश्वास हो जाता है कि जब वे बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, जिसके कारण रोगों के सारे कीटाणुओं से सारे वायुमंडल दूषित हो जाएंगे। वे अभी कह पाए जाते हैं कि देवी शक्तियाँ उन्हें बोलने से रोक रही हैं। कुछ रोगी बोलते पाए जाते हैं और लच्छेदार वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी भाषा शब्द उच्चारण में कोई तालमेल नहीं होता। उनके वाक्य जो होते हैं वो हमेशा निरर्थक होते हैं। वे सभी वाक्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं, कभी कभी एक ही बात घंटे तक दोहराते हैं। कभी कभी रोगी बड़े विद्वतापूर्ण विचार जो है वो व्यक्त करते हैं, धारा प्रवाह बोलते जाते हैं। उनकी जुबान पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहता। वे नए नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेखन संबंधी विकृतियाँ भी पाई जाती है, यानी वो जो है ना, वे अपने लेखन में प्रतीक और रेखाओं, चिन्ह, संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनका जो लिखावट है वो स्पष्ट नहीं रहता है, और वो कई कई साल तक तो कभी कभी लिखते भी नहीं हैं, और लिखते भी हैं तो अस्पष्ट तरीके से लिखते हैं। इसके जो मनोविकलता के कुछ सामान्य कारण है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो आइए और जानते हैं मनोविकलता के कारण क्या है। पहला है वंश परंपरा, जिसको हेरेडिटी बोलते हैं और ये जेनेटिक होते हैं। दूसरा है दोषपूर्ण या फिर विकृत जो है वातावरण, विकृत पारिवारिक वातावरण। और ऐसा देखने को मिलता है कि अगर माता पिता के बीच में संबंध अच्छा नहीं है तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है।
और भारत में तो खास करके ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इलाज कराने लोग नहीं जाते हैं। और हालांकि अब समय बदल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमी है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वंश परंपरा जो है, वंश परंपरा की अपेक्षा वातावरण जो है इस रोग को अधिक प्रभावित करता है। बच्चों के संगठित व्यक्तित्व के विकास पर पारिवारिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बात तो सही है। इसलिए विकृत तथा दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण रहने से व्यक्तित्व के विकास में भी विकृति हो जाता है। तो रियलिटी भी है। माता पिता के बीच जो है आपसी फूट भी रोग उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। माता पिता के बीच आपसी झंझट और तनावपूर्ण संबंधों के कारण बच्चों की देखभाल उचित ढंग से नहीं हो पाती है। बच्चे सहानुभूति, स्नेह की आदि से वंचित रह जाते हैं। फलतः उनके जो है भय, शंका और असुरक्षा की भावना से वे ग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व छीन भिन हो जाता है। तो रियलिटी भी है। इसके बाद विफलता के कारण भी मनोविकलता घेर लेती है। मनोविकलता के जो है का रोग जो है ये मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। जब व्यक्ति संघर्षमय स्थिति से घिर जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विफल हो जाता है, तो इस संघर्षमय परिस्थिति से बचने के लिए जो है सुरक्षात्मक प्रक्रिया करने लगता है। वह इस संघर्षमय परिस्थितियों के साथ अभियोजन के लिए नए नए ढंग अपनाने लगता है, जो इस रोग के विभिन्न लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। व्यक्ति की मनोदशा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को खंडित कर देती है और इस विभ्रम और व्यामोह के चुंगल में वो पूरी तरह से फंस जाता है। तो रियलिटी भी है। इसके बाद बाल्य अवस्था के आघातपूर्ण अनुभव, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड। तो आइए और देख लेते हैं बाल्य अवस्था के जो है आघातपूर्ण परिस्थितियों के कारण वे मनोविकलता के रोग लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। बाह एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि इस रोग में जो है रोगियों के 41% से 58% ऐसे रोगी थे जिनके माता पिता रोगी जो हैं वो 15 वर्ष से भी कम आयु में डेथ हो चुके थे उनके माता पिता की, या फिर तलाक वगैरह के कारण अलग हो चुके थे। यानी उनका जो था वो छिन भिन हो चुका था परिवार। इसके बाद यौन ग्रंथियों के उपद्रव भी इसके कारण हो जाते हैं, और ये हमारा 5वां नंबर होगा। क्रैपलिन ने कहा है कि जो है यौन ग्रंथियों के उपद्रव के कारण पाचन क्रिया के मादक जो है द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं पाचन क्रिया में, जिसके फलस्वरूप यह जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। परंतु यह विचार जो है बहुत दिनों तक मान्य नहीं रहा। इसके बाद काम शक्ति प्रतिगमन, और इसको तो आपको पता ही है कौन कौन, फ्रायड और यूंग ही इसके जो है दाता हो सकते हैं। फ्रायड और यूंग ने ही इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि यूंग जो थे वो फ्रायड के शिष्य ही थे, तो थोड़ा ज़्यादा इनका जो है प्रभाव पड़ता है। यूंग का मत है, इन्होंने 1935 में अपना मत जो है दिया था कि दमित भाव ग्रंथि और काम शक्ति के प्रतिगमन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। यानी यदि व्यक्ति अपने वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजित करने में असफल हो जाता है, तो उसकी काम शक्ति का प्रतिगमन हो जाता है। प्रतिगमन के अधिक होने से व्यक्ति बाह्य तथा आंतरिक जगत को भूल जाता है और शैशवावस्था में रुचि लेने लगता है। बच्चों की तरह वो अपने में लीन रहता है और मनोविकलता के लक्षण विकसित उसके अंदर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा हीन भावना। एलर्ट ने बताया कि जो है मनोविकलता की का जो मुख्य कारण है वो हीन भावना है। उन्होंने कहा कि आत्म स्थापन और आत्म लघुता की भावनाओं के संबंध नहीं रहने से व्यक्ति में आत्मसम्मान में, व्यक्ति के आत्मसम्मान में धक्का लगता है, जिससे उसके अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न हो जाता है। इस हीन भावना के कारण व्यक्ति में अपने वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजन कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उसमें विभ्रम, भय, आशंका, व्यामोह आदि के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसके बाद मानसिक संघर्ष। कई बार जो है हम कोई टारगेट लेते हैं या फिर कोई हमें भला बुरा किया जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में हमारे मन में जो है संघर्ष चलते रहते हैं।
और कई बार कोई चीज़ पाने के लिए भी संघर्ष चलता है, तो इसी के कारण वो उत्पन्न भी हो जाता है। और जब ईड ईगो के बीच में हम संतुलन नहीं बना पाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में दिक्कत ये होता है कि व्यक्ति जो भी करता है वो खुद से ही करता है, जो भी सोचता है खुद से ही सोचता है, किसी और की कोई राय नहीं लेता। तो संघर्ष इतना ज़्यादा हो जाता है लाइफ में कि वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ऐसे कहें कि कोई दुख ही आ गया उसके ऊपर, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी से बात करने पे वो ठीक हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत संभावना मिलती है और ठीक होते के चांसेस ठीक हो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें नहीं होती हैं तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं और बीमारी ठीक होने के बजाय बिगड़ जाती है। मस्तिष्क आघात, जिसको हम सेरेब्रल ट्रॉमा भी बोलते हैं, चोट के कारण भी हो जाता है। और इसके बाद जो है 11वां नंबर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जैसा व्यक्ति देखता है वैसे ही सीख लेता है, तो ये भी है। और दोषपूर्ण शिक्षण भी कारण हो सकता है कि अगर व्यक्ति को जो है दोषपूर्ण शिक्षण भी मनोविकलता का महत्वपूर्ण कारण बतलाया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि प्रत्येक बच्चे की बाल्य अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सीखता है जो प्रौढ़ होने पर उसे वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजन करने में सहायता करेंगी। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक शिक्षण के दोषपूर्ण होने के कारण कुछ बच्चे जो है उचित और सही प्रतिक्रिया करना नहीं सीख पाते हैं। फलतः उनमें सामान्य अभियोजन के लिए योग्य प्रतिक्रियाओं का विकास नहीं हो पाता है और वो मनोविकलता रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो मनोविकलता रोग के जो हैं उपचार भी हैं, जैविक उपचार भी हैं, और इसके कई सारे टाइप्स हैं। तो आइए और देख लेते हैं। पहला जो है ये जैविक उपचार है। इस उपचार के अंतर्गत जो है आघात चिकित्सा, मनोशल्य चिकित्सा और औषध चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। ड्रग थेरेपी भी जाता है, शॉक थेरेपी भी, और साइको सर्जरी भी किया जाता है। इसके बाद जो है संज्ञानात्मक कौशल प्रशिक्षण जो है ये थोड़ा ज़्यादा समय इसमें लगता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो है सुपर ईगो और ईगो जो है विकसित करके और इसका जो है इलाज किया जाता है। और बेहतरीन जो है ढंग से व्यक्ति सीखता भी है। तो रियलिटी भी है कि जब जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है और उस चीज़ के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हो जाए तो फिर इस्तेमाल वो सही हो जाता है। इसके बाद है पारिवारिक चिकित्सा। भाई सीधी सी बात है कि पारिवारिक चिकित्सा ना हो, परिवार के लोग साथ ना दे, तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। और सामुदायिक चिकित्सा, जिस समूह में जो लोग रहते हैं तो वो जो है ज़्यादातर जो अस्पताल वगैरह से निकलते हैं उनका समूह में ही रहना ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग मिलते हैं और कई सारे व्यक्तित्व की चर्चा होती है, कई सारे चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होता है। वहाँ से सीखने को ज़्यादा मिल जाता है। तो ये था हमारा उपचार। मनोविकलता के कई सारे टाइप्स हैं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ लेंगे, फिर जो है हमारी चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये, और सबसे पहले मनोविकलता में हम चीज़ें जानते हैं कि मनोविकलता के कारण क्या क्या है। ऑलरेडी करीब करीब 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ना बड़ा करते हुए आई थिंक 5 से 7 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। तो मनोविकलता के प्रकारों में सरल मनोविकलता होता है, स्थिर व्यामोही मनोविकलता है, कैटाटोनिक मनोविकलता है, और हेविफ्रेनिक मनोविकलता है, मनोभावात्मक मनोविकलता है, और अभिन्न मनोविकलता है। इसके अलावा बाल्यकालीन मनोविकलता है। तो ये जो प्रकार हैं अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, या फिर नॉलेज होना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आइए और एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि सरल मनोविकलता क्या है, सिंपल सिजोफ्रेनिया क्या होता है। इस प्रकार के रोगी का जो है मुख्य लक्षण जो है रोगी में ये रुचि का अभाव और उदासीनता होती है। वे अकेला और मौन रहना अधिक पसंद करते हैं।
वे किसी काम को लापरवाही से करते हैं, उनकी भावनाएं जो है ये मंद पड़ जाती हैं और महत्वाकांक्षाएं मर जाती हैं। वे किसी काम को जो है एकाग्रचित होकर नहीं कर सकते हैं। इसके रोगी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। वे परिस्थिति के दास बने रहते हैं, किसी प्रकार के सामाजिक संपर्क में रहना नहीं चाहते हैं। इनकी सभी जो क्रियाओं का प्रतिगमन बाल्यावस्था की ओर हो जाता है। इसके रोगियों में रुचि और महत्वाकांक्षा का अभाव, संवेगात्मक उदासीनता, मौन और अकेलापन की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति, खिन्नता और बाल्य अवस्था की अभिरुचियों और क्रियाओं की ओर प्रतिगमन की जो है सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है स्थिर व्यामोही, जिसको हम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। इस प्रकार के रोगियों में संवेगों की दुर्बलता तथा उदासीनता, उत्पीड़न का व्यामोह, संदर्भ भाव यानी सब मेरे दुश्मन हैं, मेरी चर्चा करते हैं, परेशानी का विभ्रम आदि जो के लक्षण ये इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार के रोगी झक्की तथा शक्की होते हैं। उनमें व्यामोह तो प्रारंभ में कुछ व्यवस्थित रहते हैं, परंतु बाद में चलकर उनकी संख्या बढ़ती है और वे अव्यवस्थित हो जाते हैं। इस रोगी को विभ्रम भी बहुत होते हैं। अपने को भूत प्रेत से घिरे हुए खुद को पाते हैं। इसकी रक्षा के लिए कई बार तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस रोग से ग्रसित एक औरत ने अपने सभी कपड़ों को जला दिया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि उसमें चुड़ैल घुस गई। अपनी साड़ियों के को जलाते समय वह कहती थी साड़ियों के साथ साथ वह चुड़ैल भी जल रही है जो उसे परेशान कर रही है। लेकिन रियलिटी यह था कि वो महिला 25 वर्षों से विधवा थी, परंतु अपने को नववधू समझती थी। काफ़ी श्रृंगार करते थे, क्योंकि उसे विभ्रम हो गया था कि उसके पति जो हैं कहीं बाहर गए और शीघ्र ही लौट कर आने वाले। इसके बाद एक है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ये थोड़ा ज़्यादा सा उपयोगी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या है। तो इसके जो लक्षण है बहुत ही नाटकीय ढंग से घटित होते हैं। इसके मुख्य लक्षण है शरीर की मांसपेशियों का कड़ा होना, एक ही मुद्रा में बिना हिले डोले पड़ा रहता है, कभी कभी आंखें मूंद कर पड़ जाता है तो कभी एक टांग पर खड़ा हो जाता है। ऐसे रोगियों को भोजन करने या कपड़ा पहनने में सहायता करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें चम्मच या रबड़ की नली द्वारा खिलाया जाता है। कुछ रोगियों के शरीर मोम की तरह मुलायम हो जाते हैं। इनके शरीर में कड़ापन नहीं रहता है, इसीलिए उसे जिस ओर से मोड़ दीजिए उसी मोड़ से मुड़ जाते हैं। कभी कभी वे संकेतशील भी हो जाते हैं और कभी कभी कहने के ठीक विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। इसके बाद एक है हेवे फ्रोनिक मनोविदालिता। इस प्रकार के रोगी में जो है असंगत व्यामोह, महानता के विभ्रम, विच्छिन्न चिंतन और अव्यवस्थित भाषा, बाल्य हठ, अनिंद्रा, खिंदा खिन्नता और व्यक्तित्व विच्छेद तथा संवेदों की जो दुर्बलता अधिक देखने को मिलती है। उनमें जो है एकाएक रोने और हंसने के भी व्यवहार देखे जाते हैं। वे अपने आंतरिक विचारों के कारण ही हंसते और रोते हैं। वे काल्पनिक साथियों से घंटे बात करते हैं। उन्हें खाने पीने, बातचीत करने आदि का ढंग बच्चों जैसा होता है, जिससे प्रतिगमन का प्रमाण मिलता है। कुछ रोगी अपने को संसार के बनाने वाले समझते हैं। इस तरह महानता के विभ्रम से वह ग्रस्त रहते हैं। इसके बाद है भावात्मक मनोविकलता। मनोविकलता के कुछ रोगी जो हैं भावात्मक क्रियाएं विशेष मात्रा से जो है वो प्रस्तुत करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। उनमें संवेगात्मक अस्थिरता इतनी मात्रा में पाई जाती है कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। एक समय उनमें कई प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, वो भी एक ही समय में। वे हंसते हंसते रोना शुरू कर देते हैं। सभी प्रकार की सामाजिक अस्थिरता गलत विश्वासों से या विचारों से के साथ संबंधित हो जाती है, तो रोगी बहुत हिंसक हो जाते हैं। कुछ स्त्रियां जो इस रोग से ग्रसित रहती हैं ऐसे पुरुषों से प्रेम की बातें करती हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं। इस प्रकार निर्दोष पुरुष भी कभी कभी बदनाम हो जाते हैं। ऐसे रोगियों के में जो है अन्य लक्षणों के साथ साथ संज्ञानात्मक अस्थिरता भी पाई जाती है। रोगी इतने भयंकर हो जाते हैं
कि कभी कभी वे अपने तथा अन्य व्यक्तियों को भी हानि पहुंचाने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं। इसके बाद है अभिन्न मनोविकलता, जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। मनोविकलता के कुछ रोगियों में जो है उपयुक्त पांचों जो ऊपर हमने बताया है, इनमें किसी प्रकार में नहीं रखा जा सकता है। इनमें जो है क्योंकि उनके लक्षण जो है इस प्रकार मिलते जुलते हैं कि उन्हें किसी एक प्रकार में रखना मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसे रोगी आते हैं उन्हें हम ज़्यादातर अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के में ही रखते हैं, जिसमें तीव्र अभिन्न मनोविकलता होता है, और दूसरा है दीर्घकालीन अभिन्न मनोविकलता। जब रोगियों में शीघ्र लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं तो शीघ्र विलीन भी हो जाते हैं, तो इसे तीव्र अभिन्न मनोविकलता कहा जाता है। लेकिन जब लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और कुछ दिनों तक वर्तमान रहते हैं तो इसे दीर्घकालीन अभिन्न मनोविकलता भी कहा जाता है। इसके बाद है बाल्यकाल मनोविकलता, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। अनुसंधान से पता चलता है कि मनोविकृति की नींव कभी कभी बाल्य अवस्था में भी पड़ जाती है। इस तरह के उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं। 19वीं शताब्दी से में यह बात स्पष्ट रूप से प्रभाव में आई कि बच्चे भी मनोविकृति के में व्यवहार जो है देखे जाते हैं बच्चों में भी। और लियो कनर ने जो है अमेरिका में बच्चों की जो है बच्चों की मनोचिकित्सा को बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया था लियो कानर ने। मानसिक अस्पताल में जितने भी रोगी भर्ती होते हैं उनमें से 1% से भी कम जो है वो 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे रोगियों की वास्तविक संख्या अधिक होती है। कुछ रोगी पहचान में नहीं आते हैं, जिनके लक्षण भी दिखलाई पड़ते हैं। उनके माता पिता या अध्यापक उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि अस्पताल में बालक रोगियों की चिकित्सा का उचित प्रबंध सीमित रहता है। इन कारणों से ऐसे रोगियों में सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कुछ विद्वान जब बच्चों में तीव्र संज्ञानात्मक अस्थिरता देखते हैं तो उन्हें मनोविकलता की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं। रखना भी नहीं चाहिए, अच्छी तरह से इलाज कीजिए। तो और भी कई सारे इसके तो प्रकार हैं, परंतु जो मेन प्रकार हैं ये यही है। और हमारा चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है, जो है मनोविकृति मनोविकलता। तो मनोविकलता जो है एक प्रकार की मनोविकृति है जिसमें कई सारे प्रकार पाए जाते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा वीडियो देखने के लिए जय हिंद।